हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो टुडे आज हम करेंगे जो भी एडिटोरियल लास्ट 1 वीक के, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे, मैंने 2 मार्क किए हैं। वन इज़ नॉट ऑल क्राइसिस अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्म, ये हम नेक्स्ट एडिटोरियल की क्लास में करेंगे। और ये वाला डीएनडी का इशू है, ये अपना प्री पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको डीएनडी के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी सारे आज देखेंगे, ठीक है जी। पहले ऑन द एज, ये 11 मई का था, आपको पता है अभी रिसेंटली इसराइल और पैलेस्टीन का इशू हुआ था। लेकिन इस टॉपिक में आने से पहले हम देखते हैं कि जो इनकी पास्ट हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एरिया के बारे में पहले समझ लो ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। ये वेस्टर्न बैंक है, ठीक है जी। ये गाजा स्ट्रिप है, ये इसराइल है, ठीक है। यहाँ पे जॉर्डन है, इजिप्ट है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है। मेडिटेरेनियन सीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब आप वहाँ से कौन कौन से एरिया उसके लगते हैं, आप ये कंट्रीज़ पढ़ते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। अब ज्यूज़ बहुत ज़्यादा परसिक्यूटेड थे, अगर देखो हिस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी होली लैंड, जो हमारी जो ओरिजिन है, लैंड ऑफ ओरिजिन इसराइल जिसको मानते थे, वहाँ पे चलते हैं। तो ठीक है जी। अब वहाँ पे जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होगी, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये बनी, ठीक है। और बहुत सारे ज्यूज जो वो पैलेस्टीन की तरफ बढ़ गए, ठीक है। ऐसा आपको इतना डिटेल के अंदर जानना नहीं है, और मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ भूल गया बीच में एक आधा पॉइंट तो आप देखोगे यार क्या हो गया ना प्री के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरऑल स्टोरी सी थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्ट अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर साइक पिकेट एग्रीमेंट होता है, ये ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है जी। यहाँ पे पैलेस्टीन जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाता है। सीक्रेटली ऐसा बोला जाता है कि भाई जो पैलेस्टीन ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था अरब कंट्रीज़ को, हम आपको दे देंगे। ऑल दो बाद में उन्होंने बोला कि यहाँ पे ज्यूइश होमलैंड बनेगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा के देखोगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर माइग्रेशन हुई लोगों की, है ना, थोड़ी सी। हमने एनआरसी करवाया और बहुत सारे इशू हुए। अब यहाँ पे तो लोग माइग्रेट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि इस एरिया को हम अपना जो होमलैंड डिक्लेयर करेंगे और अपना एक नेशन बनाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, ठीक है जी। और ये इतना बड़ा कि यहाँ पे 2 स्टेट सोल्यूशन करके यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नाजीज जर्मनी में आए, वहाँ पे फिर और इनका बहुत सारा जो परसिक्यूशन हुई। देन यहाँ पे ये मैटर रेफर हो गया यूएन को, ठीक है। अब यूएन ने ये बोला कि ठीक है हम इसको 2 कंट्री डिक्लेयर करते हैं, ठीक है जी, 2 कंट्री मान लेते हैं। और जो बीच में जेरूसलम का एरिया है, यहाँ पे देखो ये यूएन कहते हैं मैं अपने पास रखूँगी, यूएन एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखो कि पहले वाइट कलर का ज्यूइश एरिया है, बहुत ही कम लोग आए, है ना, मतलब बहुत कम एरिया था इनका, ये पैलेस्टीनियन लैंड है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसराइल कितना बढ़ गया, है ना, ये वाइट कलर, और अपना पैलेस्टीन बहुत कम हो गया। इसके बाद और देखोगे पैलेस्टीन यहाँ पे वेस्टर्न बैंक गाजा स्ट्रिप के आसपास रह गया, यहाँ पे इसराइल आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी एरिया जो था इसके अंदर भी मेजर अगर हम कहें कि बहुत सारी ऑक्यूपेशन इसराइल की होनी स्टार्ट होगी, और गाजा स्ट्रिप के अंदर पैलेस्टीन था, बाकी सारा इसराइल के पास आ गया। 2 पिक्चर हैं आपके पास, ये वाली और ये वाली, दोनों को कंपेयर करके देखो, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्यूइश का नंबर कम था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियन का लैंड एरिया कम है, ठीक है जी। 1948 अब इसराइल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है ना, छोटा सा कंट्री, और यहाँ पे आसपास में अरब नेशन उसके पास वहाँ पे डिक्लेयर करता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। भाई चिढ़ाने वाली बात है दूसरों को, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत चिढ़ाता है, और दूसरे जब थोड़ा सा उनको, है ना, प्रोवोक करता है कि भाई हाँ ठीक है, और जैसे वो आते हैं और उसके बाद फिर अपना एरिया को वो इंक्रीज़ करता है छोटी छोटी वॉर के थ्रू, ठीक है जी। अब यहाँ पे एट द एंड ऑफ वॉर अराउंड 50% मोर टेरिटरी यहाँ पे एक्यूपाई की गई। इस टाइम के ऊपर जॉर्डन जो कंट्रोल करता था वेस्टर्न बैंक, ठीक है जी, जेरूसलम होली सिटी, एंड इजिप्ट कंट्रोल गाजा स्ट्रिप। तो उसके बाद पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्योंकि बहुत सारी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, कहीं पे भी कोई कंट्री का बहुत ज़्यादा दबाया जाता है तो वहाँ पे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन निकली थी, है ना, तो फ्रीडम के लिए। तो वैसे ही बाकी कंट्री के अंदर भी निकलनी थी, तो यहाँ पे भी पीएलओ भी बना, ठीक है जी, लिबरेशन के लिए। उसके बाद 6 डे वॉर होती है 1967 के अंदर। तो आपको यहाँ पे यूपीएससी के लिए इतना याद रखना है कि 6 डे वॉर कहाँ पे किसके साथ हुई थी या किससे रिलेटेड है, ठीक है जी, प्री के लिए। यहाँ पे जो अगर आप गोलन हाइट्स हैं, ये सीरिया से इसराइल ने फिर कैप्चर कर लिया। वेस्टर्न बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम ये जॉर्डन से ले लिया। उसके बाद सिनाई पेनिनसुला एंड गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से ले लिया, ठीक है जी। ये अपना जेरूसलम है,
तो यहाँ पे अगर आप देखो जॉर्डन का जो कंट्रोल एरिया करता था ये जॉर्डन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये एरिया इजराइल कंट्रोल कर रहा है, ये इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो ये कंट्रोल करता है, ठीक है जी। ये गाजा सिटी है, गाजा स्ट्रिप जिसको बोला जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 2006 के अंदर जो हमास, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको अब, ठीक है जी, वहाँ पे पैलेस्टीन के अंदर इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है जी। और टेंशन फतेह और हमास के बीच में बढ़ जाती है। फतेह थोड़ी सी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और ये इज़राइल थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज भी करता है इसको। हमास जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, इज़राइल ने बोला कि भाई ये हमास वाले हैं जो है ना बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं, तो हम इसको पनिश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलते रहता, अभी रिसेंटली भी यही हुआ है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इज़राइल सेज गोलन हाइट फ्रॉम सीरिया, ठीक है। 1967 अपना जो 6 डे वॉर थी, हमने ये पढ़ा, ठीक है। हमें याद रखना है थोड़ा सा यूपीएससी प्री के लिए कि इसकी लोकेशन कहाँ, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। पहली बात तो गोलन हाइट्स आपको पूछेगा कहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ पे इज़राइल है, ये अपना सीरिया है, ठीक है जी। यहाँ पे लेबनान है, तो आपको लोकेशन याद करनी है। दूसरा, अभी हम मंडे से एक नया फॉर्मेट थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे 3 मंथ के लिए, जहाँ पे एक तो हर मंडे अपनी कोविड की सीरीज़ चलेगी, ठीक है जी। कोविड के करंट अफेयर के साथ ही अटैच होगी, तो जो भी कोविड की अपडेशंस हैं और बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे हर मंडे हम कवर किया करेंगे, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे हम डीएनडी कवर करेंगे। थर्ड, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मंडे से जो भी पर सब्जेक्ट है ना, पर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो 15 दिन के लिए हर सब्जेक्ट के जो करंट अफेयर हैं उनके एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे 15 डेज़ के लिए, ठीक है जी। हर रोज़ डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जितना भी जो 1 ईयर का शेड्यूल है करंट अफेयर का, ऑलमोस्ट हम हर टॉपिक को टच कर दें थ्रू एमसीक्यू, ठीक है। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिला तो यहाँ पे इसका यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। गोलन हाइट्स अगर हम बात करें साउथ की, तो यहाँ पे यारमुक रिवर है जो जॉर्डन रिवर, ठीक है। यहाँ पे जॉर्डन रिवर आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, ये वाला देखो, ठीक है जी। ये अपना गोलन हाइट्स है। देन ये अपना सी ऑफ गलीली है, यहाँ पे जॉर्डन रिवर है, ये डेड रिवर के साथ चला जाता है, मैच करता है यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, ये वाला अपना वेस्टर्न बैंक है और ये है अपना जेरूसलम जो मेजर कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे गोलन हाइट्स को बॉर्डर कौन कौन करता है आपको सिर्फ याद ही करना है, मैप आप भूल जाओगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। साउथ के अंदर जो अपनी जॉर्डन रिवर है हमने देखा अभी, उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी, यरमुक रिवर। देन सी ऑफ गलीली, हुला वैली, अभी मैंने दिखाया आपको सी ऑफ गलीली, है ना, ये वेस्ट के अंदर, ये है अपना सी ऑफ गलीली, ठीक है जी। देन माउंटेन्स हैं बिटवीन सीरिया लेबनान जो नॉर्थ के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे माउंट हेरमोन, ठीक है, बॉर्डर सीरिया एंड लेबनान इन नॉर्थ। देन वादी रकाट, ये है फ्लोस इनटू यरमुक जो ईस्ट के अंदर, यरमुक क्या है जो अपना जॉर्डन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो आपको यहाँ पे इसको कैसे पढ़ते हैं, ऐसे आपने बना देना, जो नॉर्थ के ऊपर टच करता है उसका नाम लिख देना इधर भी, और ये वाला, ठीक है जी, बीच में आपने लिख देना है गोलन हाइट्स। तो बस इतना काम करना है, आपका प्री का ये टॉपिक पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एरिया जो है, ठीक है जी, गोलन हाइट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे सीरिया है। देखो, अगर इज़राइल ये चाहता है कि ये एरिया वो कैप्चर रखे, क्यों, क्योंकि भाई जो भी सीरिया का कोई भी कुछ काम कर रहा है, मान लो कुछ इज़राइल के खिलाफ कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर वहाँ से हाइट से विजिलेंस रहता है। तो ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है जी। तो सदर्न सीरिया द कैपिटल ऑफ डमस्कस है ना, तो ये पूरी सीधी कैपिटल वहाँ पे विजिबल रहती है हाइट से, पहली बात। गिव इज़राइल एक्सीलेंट वेंटेज पॉइंट फॉर मॉनिटरिंग सीरियन मूवमेंट, है ना, सीरियन मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए। की सोर्स है वाटर इन एरिड रीजन, फर्टाइल लैंड है, वॉल्केनिक सॉइल है, तो ये कल्टीवेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं सी ऑफ गलीली, ठीक है जी, इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं मैप बेस्ड। नदन इज़राइल के अंदर है बिटवीन गोलन हाइट्स एंड गलीली रीजन, ठीक है जी। अब मेजर सोर्स है इसका जॉर्डन रिवर, बस इतना आपने याद रखना है, ठीक है। जॉर्डन रिवर बाकी मैंने बताया आपको, यहाँ पे डेड सी से एंड होता है वहाँ पे नीचे आके, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया ने पास्ट के अंदर इज़राइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या क्या सपोर्ट किया। अगर आप देखो 1920s के अंदर, अगर जब हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं
वहाँ पे भी अरब कॉमन कॉज फॉर अरब ऑफ पैलेस्टीन उसके लिए सपोर्ट किया गया। इवन महात्मा गांधी 1938 के अंदर बोला था पैलेस्टीनियन बिलोंग्स टू अरब, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसराइल के लिए ऐसा सपोर्ट नहीं थी। सेम सेंस दैट इंग्लैंड बिलोंग्स टू इंग्लिश एंड फ्रेंच बिलोंग्स टू फ्रांस, फ्रांस बिलोंग टू फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है प्री इंडिपेंडेंस के कंटेक्स्ट के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। उसके बाद अपोजेस यूएन जो पार्टीशन की थी, जहाँ पे बोला गया था कि जेरूसलम को हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, है ना, यूएन ने बोला। अब इन्होंने, इंडिया ने बोला भी नहीं, ये उसको थोड़ा सा अपोज किया हमने। 1950 के अंदर इंडिया ने रिकोगनाइज़ किया इसराइल को, ठीक है, जो PLO ऑर्गेनाइजेशन थी उसको भी रिकोगनाइज़ किया। देन 1988 के अंदर इंडिया ने रिकोगनाइज़ किया स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन, 1988, ठीक है जी। 2014 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने UNHRC को रेजोल्यूशन, ठीक है, जो बहुत सारा जो इसराइल ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया गाजा के अंदर, ठीक है, तो उसको अपना इंडिया ने फेवर किया कि हाँ हुई है। 2015 के अंदर इंडिया ने जो एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट इसराइल, तो यहाँ पे जब वोटिंग की बात आई तो इंडिया ने मना कर दिया। तो अगर आप देखोगे, चाहे मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हो ये कि श्रीलंका देख लो, है ना, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान देख लो, तो इंडिया ने, इवन म्यांमार, इंडिया ने एग्जैक्ट पॉइंट कहीं पे भी अपना स्टांस नहीं रखा कि हम ये इसके अगेंस्ट हैं या इसकी तरफ हैं, ठीक है जी। तो क्यों? क्योंकि इंडिया का दोनों के साथ रिलेशन अच्छा रहता है, पैलेस्टीन के साथ भी अच्छा है, इसराइल के साथ भी अच्छा है, तो उस रिलेशन को क्यों ख़राब करना। 12 केट आपको पता है मिसाइल जो हमने इसराइल के साथ बनाई है मिलके, है ना। 2080 के अंदर ट्रीट बोथ कंट्रीज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिव, तो हमने बोला कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंस उनकी रखनी चाहिए, ठीक है। 2019 की बात करें, इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ डिसीजन इंट्रोड्यूस बाय इजराइल दैट ऑब्जेक्टेड ग्रांटिंग कंसल्टेटिव स्टेटस टू पैलेस्टीनियन NGO, ठीक है जी। तो मतलब जैसे बात करते हैं ना आपस में बैठ के, तो वहाँ पे पैलेस्टीन के साथ कौन साइड से कौन जाएगा, मान लो NGO को रिकोगनाइज़ किया तो इंडिया ने उसके फेवर में किया, ठीक है, जो इसराइल ने ये इंट्रोड्यूस किया था कि भाई ये वाली पैलेस्टीनियन NGO ये अपना सेम टेबल के ऊपर बैठ के बात नहीं कर सकती, ठीक है जी। अगर हम जब दोनों की अगर इसराइल और पैलेस्टीन के जो भी फ्यूचर है उसके एस्पेक्ट के अंदर बात कर रहे हैं। 2020 के अंदर इंडिया रिफर्म्ड द कॉल फॉर 2 स्टेट सोल्यूशन, तो ये वाला क्वेश्चन आपका UPSC प्रीलिम के अंदर आ चुका है, ठीक है। वहाँ पे सीधा ही पूछा गया था 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है, किससे रिलेटेड है, और नीचे कंट्रीज़ के नाम थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये तेल अवीव है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है जी। ये वाली एक हाइफा, इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी के पास है। ये दो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वेस्टर्न बैंक है, जेरूसलम इधर है, ठीक है, जॉर्डन रिवर है, रेड सी है अपना। उसके बाद गोलन हाइट्स हमने कर लिया, सी ऑफ गलीली कर लिया। ये वाली जो भी इसके मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए ताकि वहाँ पे कुछ गलत ना हो। अब बात कर लेते हैं अभी रिसेंटली इशू जेरूसलम के बारे में, थोड़ा सा देख लो। जेरूसलम के अंदर अगर हम ये देखें, ये टेम्पल माउंट, ठीक है, यहाँ पे आप एरिया देखते हो ये वाला। जेरूसलम के अंदर इशू क्या है कि बहुत सारे जो रिलीजन है उनकी होली साइट्स हैं, तो सभी कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इशू है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखोगे टेम्पल माउंट है, हरम अल शरीफ, ठीक है जी। हरम अल शरीफ अगर आप बात करें, नोबल सेंचुरी, ये बोलते हैं इस एरिया को मुस्लिम, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे देखो, ये थोड़ी सी और क्लियर पिक्चर है, ये पॉइंट 1 है टेम्पल माउंट और नोबल सेंचुरी, ठीक है जी। जो इस कॉल 35 एकड़ टेम्पल माउंट, ठीक है जी, जो है बिकॉज इट इज़ देयर सेकेंड टेम्पल एंड डिस्ट्रॉयड बाय रोमन। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये ठीक है होली साइट है, ज्यूस के लिए इंपॉर्टेंट साइट है, पहली बात तो क्या है उसके अंदर एग्जैक्ट क्या हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये UPSC के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। पर्सनल इंटरेस्ट है आपका तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं इसको। तो और इस एरिया को मुस्लिम बोलते हैं नोबल सेंचुरी, ठीक है जी, नोबल सेंचुरी। और अगर इसको और बोलते हैं हरम अल शरीफ, ठीक है जी, मुस्लिम। ओके, तो यहाँ पे अगर नंबर 2 ये वाला एरिया, ठीक है जी, ये है डोम ऑफ रॉक, ये इस्लामिक ट्रेडिशन, ठीक है, उसके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है इसकी जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस। दूसरी बात, तीसरा अल अक्सा मॉस्क। अब ये देखो 3 नंबर ये वाला, ठीक है, थर्ड होलीस्ट साइट है इस्लाम की आफ्टर मक्का मदीना। वेस्टर्न वॉल है ये वाला एरिया, ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ज्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। देन चर्च ऑफ होली सेपुल्चर,
ठीक है जी। चर्च ऑफ होली सेपल्चर अगर हम देखें तो ये वाले एरिया के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट के लिए कंटेक्स्ट के अंदर है, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्री के लिए क्या याद रखना है, एक तो मैंने देखो ये वाली पिक्चर तो आपको डेफिनेटली याद रखनी है कि आपको पहला क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से कोई साइट का नाम दे दिया कि ये कहाँ पे है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो कम है चांसेस कि आपको टेम्पल माउंट है ना, डोम ऑफ रॉक या इन सभी के नाम दे दिए और उधर रिलीजन का नाम दे दिया किसके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना आपने याद रखना है, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है डोमेस्टिकस गेट, ठीक है जी। अब बात क्या हुई, बात ये है कि अगर हम आज का आर्टिकल देखें जो रिसेंट अभी द हिंदू के अंदर आया कि जो अभी इशू क्या है, ठीक है। अब इजराइल ने, पुलिस ने बैरिकेड सेटअप कर दिए डोमेस्कस गेट के ऊपर, ठीक है जी। जो एंट्रेंस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे डोमेस्कस गेट कहाँ पे है, ये वाला अपना आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसका इशू क्या है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, ठीक है, उनसे जो इजरायली एजेंसीज हैं वो बोलती हैं कि 19वीं सेंचुरी के अंदर आपसे हमने लैंड ले ली थी, ठीक है जी। तो वो लैंड है हमारी, तो अब इनको बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया। दूसरा, जो अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे इजरायली अथॉरिटीज़, ठीक है जी, वहाँ पे जो एनुअल जेरूसलेम डे होता है उनका, जेरूसलेम डे, ठीक है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इनके पास जाके है ना भाई, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप इसको खाली करो, उसके बाद बहुत सारी पुलिस फोर्स अंदर घुस गई, उसके बाद आप जेरूसलेम डे मना रहे हो, तो भाई उनको तो गुस्सा आएगा ही आएगा, है ना, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये वाला इशू है क्योंकि पैलेस्टीनियन भी चाहते हैं कि हमें हमारी होली साइड के ऊपर जाने दो, तो लेकिन ये वाला इशू बहुत ज़्यादा इसीलिए बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखो इजराइल ने क्या किया है, तो अगर डिग्निटी, क्योंकि हर कम्युनिटी की रिलीजियस साइड के ऊपर जाना डिग्निटी है ना, तो जो हमें सभी कम्युनिटी के लिए माननी चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, लेकिन इजराइल ने यहाँ पे फोर्स का यूज़ किया। अब यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे देखोगे अगर, ठीक है, गाजा स्ट्रिप से फिर अटैक आना शुरू हो गया, हमास वगैरह बैठे हुए हैं, तो इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर दिए। अब इजराइल एक ऐसी सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, इसीलिए इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इजराइल का डिफेंस सिस्टम क्या है, आयरन डोम जो उन्होंने बनाया, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर देखो, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे रॉकेट लॉन्च होते हैं, बीच में इसको डेटोनेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, ठीक है जी। तो ये इंटरसेप्शन होती है रडार के थ्रू। जैसे आपको मैं एक रडार की एग्जांपल देता हूँ, आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, आगे से पुलिस ने रडार, ठीक है, रडार से आप गाड़ी इस तरफ लेके जा रहे हो, अब पुलिस यहाँ पे रडार छोड़ती है और ये रडार वहाँ पे टकरा के वापस आती है। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं वो कितना है, जितनी जल्दी वापस आएगी उस हिसाब से उस गाड़ी की स्पीड उनको पता चल जाती है, ठीक है। तो रडार एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से हम बहुत सारे, जैसे रॉकेट आ रहा है ना, आपकी कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है, तो उसके रडार से हम पहले डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे है, ठीक है जी। जैसे वो डिटेक्ट होता है उसके बाद हम वहाँ से लॉन्च करके उसको मतलब हवा के अंदर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है, ताकि कोई नुकसान ना हो। ये सिस्टम जो आयरन डोम है, ठीक है, इंटरसेप्ट रॉकेट, ये वाला इजराइल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, चलो ये देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये मान लो इनकमिंग रॉकेट है, 2-3 अप्रोच हैं इसकी। एक है फ्रंट अप्रोच कि मान लो यहाँ से आपका रॉकेट आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ से आप अपना लॉन्च करोगे और इसको बाद में वहीं पे डेटोनेट करोगे, ठीक है जी, वहीं पे ख़त्म करोगे, ठीक है। कैसे होता है, जैसे मान लो ये आपका हमास ने रॉकेट छोड़ा, ठीक है, इधर से ये छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, उसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ ये वाला रॉकेट है, उसके पैरेलल जाके, ठीक है, बट ऑपोजिट साइड से। अब इसका वॉरहेड है जो है ना, वॉरहेड यहाँ पे लगा हुआ है, अब ये वहाँ पे ब्लास्ट होगा और उसका जो वॉरहेड है उसको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है, जो इनकमिंग रॉकेट है। तो अगर वॉरहेड ही नुकसान करेगा और क्या नुकसान करेगा, और वहाँ पे ही ये ख़त्म हो जाता है। अगर ट्रेजेक्टरी देखनी है तो ये देखो, रेड वाला ये वाला, और दूसरा जो इनकमिंग रॉकेट है ब्लू कलर का, दूसरा है साइड अप्रोच, ठीक है जी। ये वाला आपका इनकमिंग रॉकेट है, और ये पहले तो यहाँ से जा रहे थे हम, है ना, अब ये वाला इस साइड से जाते हैं, ठीक है, ये भी है, और काम इनका सेम ही है। तीसरी एक और अप्रोच है, मान लो ये वाला आपका इधर से आ रहा है ना, ब्लू कलर का, और आपका रॉकेट पहले तो यहाँ से जा रहा था, लेकिन अब ये ऊपर से आएगा और उसके पैरेलल जाके
फिर वहाँ पे डेटोनेट करेगा, ठीक है। और वॉरहेड को नहीं, बेसिकली इसका जो टेल को ख़त्म किया जाता है इसके टेक्स्ट के अंदर। तो अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, ठीक है जी, तो इसको डेटोनेट करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि इजराइल ने ये बनाया कब है, ठीक है जी, अराउंड 2006 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इजराइल लेबनान वॉर के टाइम पे, कि ये कंसेप्ट बनाया कि बहुत ज़्यादा एक कन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर एक कंट्री रह रही है, ठीक है। 2011 के अंदर डिप्लॉय किया गया। रेफल क्लेम्स के इसका जो सक्सेस रेट है अराउंड 90% है, ठीक है जी, विद मोर देन 2000 इंटरसेप्शन। एंड एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि भाई 80% है, मतलब अगर 100 आए हैं तो एटलीस्ट 80 को ये इंटरसेप्ट कर लेगी, ठीक है जी। 3 सिस्टम है इसके अंदर, 3 मेजर मेन सिस्टम है। एक तो है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग वॉर रडार, ठीक है, जो इनकमिंग आ रही है। दूसरा बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल, ठीक है। तीसरा मिसाइल फायरिंग यूनिट। 3 यूनिट के ऊपर बेस के ऊपर ये काम करता है। आपको प्री के लिए क्या याद रखना है, ये टेक्नोलॉजी जो हमने अप्रोचेस पढ़ी, बस इतनी से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्ट अगर आप बोलोगे कि आपको तीनों का आइडिया होना चाहिए, प्रोसेस सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला जो फ्रंटल अप्रोच है ये मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच मानी जाती है, ठीक है। तो बस इतना सा आपने ध्यान रखना है, और कुछ इसके अंदर नहीं ध्यान रखना, ठीक है। अब इंडिया ने क्या बनाया, इंडिया ने आपको पता है S-400 मिसाइल जो हम रशिया से ले रहे हैं, है ना, उसका भी अच्छी खासी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है। जैसे शूटिंग डाउन मिसाइल एयरक्राफ्ट इन एटमॉस्फेयर अराउंड 300 to 400 किलोमीटर रेंज। तो इंडिया के भी ऐसा अभी बात चल रही है, इंडिया ने बोला कि हम बात करेंगे कि हम भी कुछ ऐसा आयरन डोम के टाइप का कुछ बनाएं, सिस्टम बनाएं अपना इंटरसेप्ट सिस्टम, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ खास हुआ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है ट्रिप्स वेवर इन यूज़फुल बट नॉट अ मैजिकल पिल, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है। एक तो आपको पता है ट्रिप्स के अंदर 2-3 चीज़ें हमने कंपलसरी लाइसेंसिंग भी पढ़ी थी एंड एवरग्रीनिंग भी पढ़ी थी, है ना, कि ट्रिप्स एग्रीमेंट ये बोलता है भाई अपनी अपनी कंट्री अपने हिसाब से जो ये अपना कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है, पहले बोला। अब इन्होंने बोला कि भाई जो वैक्सीन है वो सभी को लग जाए, लेकिन आपने पता है कि बहुत सारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया और वो एक थोड़ा हाई प्राइस के ऊपर अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर कर रही हैं और बेच रही हैं, कमाई भी तो करनी है उन्होंने। डेवलपिंग कंट्री ये बोलती हैं भाई आप इसका वेवर ख़त्म कर दो, ठीक है जी, वेवर ख़त्म कर दो ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए और बहुत सारे और लोग मैन्युफैक्चर कर सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे HIV एड्स का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चैलेंजेस लिखूँ कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, एक तो HIV एड्स वाला, ठीक है। अगर आप ये एक्सपीरियंस देखो, यहाँ पे भी अफ्रीकन रीजन के अंदर जब स्टार्ट हुई थी तब ये वेवर दिया गया, ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन इसके ऊपर बहुत सी लगती। कैसी कंडीशन, जैसे मान लो आपने वेवर दे दिया कि ठीक है आप लो कॉस्ट के ऊपर ये ड्रग बना सकते हो, है ना। अब अफ्रीका को अगर आपने मान लो भेजनी है, तो जो भी कंट्री को भेजनी है, लेट अस सपोज इस कंट्री को भेजनी है, तो जो भी वो ड्रग बनेगी वो सिर्फ इसी कंट्री के अंदर जाएगी, समझे, कि मतलब आपने लो कॉस्ट बना दी, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो ड्रग जाएगी वो ड्रग आपकी पेटेंट वाली होगी, हाई प्राइस के ऊपर होगी, लेकिन जहाँ पे वेवर है वो उसी ही कंट्री के लिए यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर दिया इन्होंने काम। दूसरा इन्होंने बोला कि ये वाली ड्रग जो है इसका जो डिफरेंट कलर आप यूज़ करो, डिफरेंट कलर, ठीक है, ताकि पता चल जाए भाई कहीं ये दूसरी कंट्री के अंदर तो नहीं जा रही इतने लो प्राइस के ऊपर, बहुत सारा कंपनीज को नुकसान होगा, ठीक है जी, ओके। तीसरा, ठीक है, जितनी अमाउंट चाहिए उतनी ही मैन्युफैक्चर करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी, ये कंडीशन रखती। अब ये आर्टिकल ये बोलता है कि भाई आपने, ठीक है, आप बहुत खुश हो रहे हैं कि आपने वेवर चाहिए आपको, है ना, कि भाई आपकी लो कॉस्ट के ऊपर मैन्युफैक्चर हो जाएगी और सभी लोगों को मिल जाएगी। पहला चैलेंज तो ये है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है इस वेवर का वो बहुत ही कुछ खास है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली कंडीशंस हैं जो मैंने बताई ऑलरेडी। दूसरी है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी तो आप हाई क्वालिटी वही वैक्सीन कैसे बनाओगे। यहाँ पे ये इशू है कि जो वेवर मिलता है, वेवर, उसके अंदर ये नहीं बोला जाता कि चल ठीक है वेवर दे दिया आपने, है ना, पेटेंट का, उसके बाद ये नहीं बोला जाता कि इसके अंदर आपको जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र करनी ज़रूरी है, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है।
तो अगर मान लो आपका जो वैक्सीन का वेवर है WTO के अंदर, वहाँ पे वेवर मिल भी जाता है, उसके बाद क्या कंडीशन होगी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की, क्या वो ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि इंडिया को, ठीक है जी, अपने जो डोमेस्टिक लॉज हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए। ठीक है, तभी जाके ये अपना जो मास प्रोडक्शन होगी वैक्सीन की इंडिया के अंदर। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, एक अच्छी चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरी बात है कि जो यूएस है ना, उसने बोला भी वैक्सीन के लिए हम, ठीक है, वेवर के लिए तैयार है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जैसे मेडिसिन है कोविड के लिए, उसको भी आप इंक्लूड करना होगा आपको इसके अंदर, वेवर के अंदर। अदरवाइज बहुत सारी मेडिसिन है, उनके प्राइस बढ़ गए हैं रिसेंटली, है ना, तो ये एक इशू है। उसके बाद क्या बोला गया कि और क्या करना चाहिए, waiving IP protection does not impose legal requirement of on pharmaceutical company to transfer टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट को ही अपना लीगल पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तीसरी बात उसने ये बोली कि इंडिया को अभी से, जैसे बहुत सारे IP लॉयर्स है ना, अपनी जो लीगल बैटल है उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि हम इसको एक इम्प्लीमेंट कर सकें, हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो जाए, हमें वेवर भी मिल जाए और हम मास प्रोडक्शन करें ताकि लोगों को वैक्सीन मिल सके। नेक्स्ट आर्टिकल है IP वेवर के ऊपर बात की गई, इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव एफिकेसी है, कि जब आप टेक्नोलॉजी, अगर आपने मास प्रोडक्शन करनी है वैक्सीन की, कोई और करेगा तो वहाँ पे एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, फाइनली उसने बोला कि अल्टरनेटिव ऑप्शन अर्जेंटली, वो जो भी शॉर्टेज है ना, हमारे पास वैक्सीन शॉर्टेज है, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई वैक्सीन अपना वेवर मिल जाए कि उसके बाद हम मास प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं अल्टरनेटिव भी ढूंढना चाहिए, ताकि और कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकें, ताकि हमारी जो टोटल डिमांड है वो उसको हम मीट कर सकें। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि भाई ठीक है, उसका जो सेकंड डोज का टाइम बहुत इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, जो बहुत सारे एविडेंसेस के ऊपर बेसिस है, लेकिन और भी इशू हो सकते हैं कि मे बी ड्यू टू शॉर्टेज, ठीक है, कि वैक्सीन की शॉर्टेज है और उसका टाइम इंक्रीज़ कर दिया। तो देखते हैं अभी फ्यूचर के अंदर क्या होता है, कि जब ये देखना होगा कि जब हमारे पास ज़्यादा वैक्सीन हो जाएगी, क्या उस टाइम पे भी इतना ही टाइम रहता है या शॉर्ट हो जाता है, तब आपको पता चल जाएगा कि ऑल्दो एविडेंस है, लेकिन रियल रीज़न क्या है इसका। ठीक है जी, ओके। अब ये बोलता है, तीसरा आर्टिकल है एक और इसके ऊपर आया कि इंडिया के पास है ना कितनी कैपेसिटी है और कितना हमने वैक्सीन बनाई है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल है, हर एक आर्टिकल ने एक अलग अलग एंगल से उसको कवर कर दिया है। ठीक है, जैसे वो बोलता है इशू है वॉल्यूम ऑफ वैक्सीन का, भारत बायोटेक अपनी ये बनाती है अराउंड 8 to 10 मिलियन डोजेस ऑफ कोवैक्सीन इन अ मंथ। सीरम इंस्टीट्यूट कितने बनाता है, 70 मिलियन डोजेस ऑफ कोविशील्ड इन अ मंथ। ठीक है, हमें कितनी चाहिए, 1500 मिलियन डोजेस, 2 डोजेस पर पर्सन। ठीक है, क्योंकि 2 लगेंगी। ठीक है, इंडिया ने अभी तक कवर किया अराउंड 10% पॉपुलेशन को। तो भारत बायोटेक ने भी बोला कि हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे, 50 to 60 मिलियन ले आएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला 100 मिलियन ले जाएंगे। ठीक है, स्पुतनिक है वो भी 50 मिलियन डोजेज मंथ। ठीक है, तो 4 महीने के अंदर ये भी इसका अपना काम, ये अराउंड इतनी इसकी एवरेज स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली कि हमें ये वैक्सीन मिल पाए, देखते हैं। उसके बाद बहुत सारी और भी हैं, जैसे DNA वैक्सीन, mRNA वैक्सीन तो ऑलरेडी हमने कवर कर दी है। DNA वैक्सीन को भी मंडे को, है ना, मंडे को जो हमारा कोविड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसके अंदर हम देख लेंगे इसको, क्योंकि उसी के अंदर बेटर है। सारी डिफरेंट वैक्सीन आपको वहाँ पे ही पता चल जाएंगी कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये उसके बारे में बोला गया। mRNA वैक्सीन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। चैलेंजेस, ठीक है, 60% हमने हर्ड इम्यूनिटी पढ़ी है। हर्ड इम्यूनिटी ये कहती है कि अगर अराउंड 60%, अभी कोविड की निकाली गई है कि अगर 60% पॉपुलेशन को आपने वैक्सीनेट कर दिया या उनके बीच में इम्यूनिटी है, ठीक है, तो बाकी लोगों को थोड़ा सा हम बचा सकते हैं, है ना। 2 बार टॉपिक कवर किया इसका। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं थर्ड वेव ना आ जाए। ठीक है जी, उसके बाद जो एंटीबॉडीज़, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं, उनकी लाइफ कितनी है, क्या वो कुछ समय बाद कम हो जाती हैं, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद T सेल मेमोरी, जो हमारे पता है B सेल होते हैं, एक T सेल होते हैं। B सेल इम्यूनिटी जनरेट करते हैं ना, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। T सेल भी कई टाइप के होते हैं, जैसे T हेल्पर सेल है,
हेल्पर सेल क्या करते हैं, बी सेल को प्रमोट करते हैं कि भी एंटीबॉडीज़ बनाओ। उसके बाद टी किलर सेल है जो डायरेक्टली किल करते हैं, ठीक है। देन एक है टी मेमोरी सेल, इसके बीच में मेमोरी होती है। जब तक ये मेमोरी रहेगी तो बाहर से जो भी एंटीजन आएगा उसको बॉडी याद रखेगी, हाँ ये वाला पहले आया था, है ना। तो वो मेमोरी सेल जो हैं वो कितना लॉन्ग सर्वाइव करेंगे, उतने टाइम ही आपकी बॉडी जो इम्यूनिटी है वो उस एंटीजन के खिलाफ रहेगी, ठीक है। उसके बाद बोलता कि जो भी बच्चे हैं, जो अगर फर्स्ट वेव के अंदर देखो तो जो बहुत सारे चिल्ड्रन है ना वहाँ पे या यंगस्टर, उनको इतनी डिजीज़ हुई नहीं, ठीक है। अब वो हो गए एसिम्टोमेटिक जिनको हुआ भी अब उन्होंने नंबर इंक्रीज कर दिया, उन्होंने बढ़ा दिया नंबर आगे, ठीक है। तो ये बोलता है कि चिल्ड्रन को भी वैक्सीनेट करना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए वो कहता है इंडिपेंडेंट ट्रायल होने चाहिए, जो वैक्सीन के ट्रायल होते हैं जो एज बेस्ड ग्रुप हो उसके लिए, ठीक है जी, ओके, ठीक है। देन पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको अपनी कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। वायरल वेरिएंट, जो वायरल वेरिएंट है आपको पता है बहुत सारे वेरिएंट आए हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी है, अभी रिसेंटली हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था एक। तो ये वेरिएंट ऐसे हैं जो दो काम कर रहे हैं, एक तो जो इसका स्प्रेड है कोविड का वो इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा जो आपका जो वैक्सीन है हो सकता है फ्यूचर के अंदर उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू वैक्सीन बनाएं, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे वैक्सीन बनाने के उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। तो प्राइस कम होगा तो बेटर प्राइस के ऊपर हमें वैक्सीन मिलेगी, और गरीब लोगों के लिए वैक्सीन बन सकती है और अमीर लोगों के लिए चलो है ही है ना सब कुछ, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीन, अब ये भी है, जैसे यहाँ पे देखो बिलो 60 ईयर, ठीक है, रेड कलर का, डेली जो कंफर्म्ड केसेस हैं, ठीक है, बिलो 60 ईयर इनके इंक्रीज़ हुए हैं, जो 60 साल से नीचे हैं, अबाव 60 ईयर इनके डिक्रीज़ हुए। ये तमिलनाडु का जो द हिंदू में आया था, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। देन पर्सन वैक्सीनेटेड के बारे में बात करें, बिलो 50 ईयर जो है उनका नंबर अभी इंक्रीज़ हो रहा है, अबाव 60 ईयर उनका नंबर थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी वैक्सीन हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव केसेस के बारे में बात की, ठीक है। तो ऐसा ये वाला अपने ज़रूरी नहीं है और ये वाला भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी एक तमिलनाडु का केस था उसके कंटेक्स्ट के अंदर बोला गया, क्योंकि ये डेटा ऑटोमेटिकली हमारे पास 4 महीने हैं, 4 महीने के अंदर तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं रहती है इस डेटा की, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है ये देखा गया तमिलनाडु के अंदर, ये आप जरूर थोड़ा सा नोट कर सकते हो। तमिलनाडु suggests that vaccination of people above 60 year has already started showing positive effect। तो यहाँ पे जो 60 above 60 थे वो पॉजिटिव इफेक्ट शो करने लगे हैं, कैसे? however there is 7% decrease in infection among the above 60 ईयर्स। तो जो 60 साल से ऊपर है उनके बीच में 7% से कम जो इन्फेक्शन जो डिक्रीज है इन्फेक्शन के अंदर वो देखा गया, ठीक है जी। और डेथ का नंबर जो है जो अबाव 60 ईयर है वो भी कम होना स्टार्ट हो गया है। वे फॉरवर्ड क्या है, पहले तो हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम क्या है, वैक्सीन हेजिटेंसी है ना, वैक्सीन हेजिटेंसी कि लोग वैक्सीन लगवाते नहीं हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो किसी के घर में कोई बीमार हो गया जिसको कोविड हो गया, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है, एक तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि ठीक है हम वैक्सीन लगवा लें, दूसरा जब आसपास के सभी लोग लगवाने लगते हैं फिर वो भी कहते हैं यार हम रह गए हम भी लगवा लेते हैं ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट द बेनिफिट्स पहली बात, प्रिवेंट फर्दर वेव्स ऑफ इन्फेक्शन ये दूसरा काम करना है, ऑलरेडी पहले आर्टिकल ने भी बोला था, ठीक है। द ओनली वे टू कंटेन इट इज़ क्विकली इन एन इंक्रीज अडेरेंस टू अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो अगर बिहेवियर है चेंज होगा, जैसे अपना साउथ कोरिया ने किया था है ना, तो अगर वही चेंज होगा, अभी दो रिसेंटली हमने कोविड के ऊपर केस स्टडी भी की थी तमिलनाडु और केरला के, वो चेंज होगा तभी हमारे लिए कुछ हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे इशू रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब कोविड मिस हैंडलिंग फोरटोल्ड इन द बजट, तो ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि बजट के अंदर जैसी एलोकेशन की गई उससे ही पता चल गया था कि कोविड की मिस हैंडलिंग है। वो कहता है कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको पता था कि हमने जो फ्यूचर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन देनी है, तब भी कुछ खास उसके अंदर किया नहीं, ठीक है।
आर्गूमेंट ये दिया गया कि भाई हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट को काम करना चाहिए, है ना इसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वैक्सीन पॉलिसीज़ हैं, वैक्सीन कितने प्राइस के ऊपर मिलेगी, फिर वो कहता है कि उसके अंदर भी स्टेट को ही आप बोलो कि भाई ठीक है अपने हिसाब से कर लो। आप कुछ अपने हिसाब से दे रहे हो फ्री वैक्सीन और बाकी स्टेट को बोल रहे हो कि आप प्राइस के ऊपर लो, है ना। तो या तो फिर हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो पूरा रहने दो, या फिर आप उसकी हेल्प करो। ये आर्टिकल का जो अपना कंक्लूजन है, ठीक है। करंट ईयर 2022 के अंदर उसके बाद अमाउंट बजटेड फॉर कोविड एमरजेंसी रिस्पॉन्स इज 0, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हेल्थ बजट है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री बजट फॉर दिस ईयर इज़ लोअर देन द अमाउंट स्पेंट इन लास्ट ईयर, ठीक है। अराउंड 35,000 करोड़ फॉर कोविड वैक्सीन हैज़ बीन एलोकेटेड एज लोन्स एंड ग्रांटेड टू स्टेट। तो ये लोन और ग्रांट के तरह स्टेट को दिया गया, ठीक है। तो ये तो एक हिसाब से लोन ही हो गया। तो इसीलिए बोलता है कि जो आपने डेडिकेटेड जो फंड लगाना था वो इसके अंदर है नहीं, कहीं दिखता नहीं है। उसके बाद आर्टिकल बोलता है हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ये बोला गया, डेफिनेटली स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। कोविड वैक्सीन मनी शुड बी ओनली गिवन टू ओनली स्टेट, नॉट टू द हेल्थ मिनिस्ट्री सेंटर। फिर ये कहता है कि अगर हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है जी, और स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आपका जो वैक्सीनेशन है ये स्टेट करेगी, तो जो आप वैक्सीनेशन के लिए फंड रख रहे हो वो सीधा स्टेट को जाना चाहिए। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या कर रहा है ना, बात भी ठीक है। स्टेट शुड ऑल्सो बी गिवन फुल राइट टू डिसाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोविड हेल्थ पॉलिसी। अगर यही है तो आपने देखा होगा जो फर्स्ट वेव है उसके अंदर डिक्टेट की गई थी टर्म्स, कैसे कैसे आपने ट्रीट करना है ना। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन इज़ अ पब्लिक गुड, ठीक है, नॉट अ प्राइवेट गुड। तो प्राइवेट नहीं है, ठीक है जी, कि जिसका प्राइस आप, जैसे आप फ्लाइट आपने जाना है, ये आर्टिकल बोलता है आपने फ्लाइट के लिए जाना, आप देखते हो भाई ये सुबह की कुछ और प्राइस है, दोपहर को प्राइस बढ़ गया है ना, ऐसा प्राइस बढ़ता रहता है। लेकिन वैक्सीन जो है पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड नहीं है, इसलिए इसका प्राइस क्यों आप बढ़ा रहे हो, अलग अलग प्राइसेस के ऊपर क्यों मिल रही हैं चीज़ें, ठीक है। देर वर एटलीस्ट 2 वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया एंड मोर कुड बी इम्पोर्टेड। तो हम मोर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड हर टीम ऑल्सो न्यू द साइज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। वही बोला गया स्टार्टिंग के अंदर कि गवर्नमेंट को पता था कितना बड़ा साइज़ है, गवर्नमेंट को ये भी पता था कि हमें बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट करना है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको जो स्ट्रेटजी के अंदर जो मेजर फेलियर है वो आपको बजट एलोकेशन के थ्रू ही दिख जाता है, ये आर्टिकल बोलता है। रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन। तो अब यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन की बात की गई है कि भाई आपने मेडिकल एजुकेशन प्राइवेट लोग जो करते हैं, अगर आप इवन आप देखोगे बहुत सारे मेडिकल एजुकेशन लेते हैं ना, डॉक्टर बन गए, उसके बाद उनके पास गवर्नमेंट बोलती है कि आप रूरल एरिया के अंदर जाओ, थोड़ा 1-2 साल लगाओ, लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो अर्बन एरिया को प्रेफर करते हैं, पहली बात। दूसरी, अगर हम देखें गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि गवर्नमेंट के अंदर वो ज़्यादातर जॉब ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो 3 साल के लिए लेते हैं, क्योंकि उनका वो एक क्राइटेरिया रहता है कि उसके बाद वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनको एक कोटा मिल जाता है अलग से, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो यहाँ पे भी प्राइवेट के लिए ज़्यादा जाते हैं। उसके रीज़न एक ये भी है कि भाई प्राइवेट के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर आपके पास कुछ नहीं है। एक्सीडेंट केस आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा, आपने पास वो है ना पूरा पेपर वर्क टाइप ही रहता है, तो इंस्ट्रूमेंट भी कम है, इसीलिए जो प्राइवेट की प्रेफरेंस की जाती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, वहाँ पे भी आपके गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका नंबर कम है, ठीक है जी, हो रहा है, और गवर्नमेंट उसके अंदर एफर्ट नहीं कर रही। गवर्नमेंट बोलती है कि प्राइवेट वाले इंक्रीज़ करेंगे। अब जो बंदा पहले सपोज करो गवर्नमेंट में पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके अंदर एम्पैथी है, उसके बाद हो सकता है वो रूरल एरिया के अंदर काम करे, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट के अंदर पढ़ेगा सीधा, एक तो उसको जो फीस है ना, फ़ी बहुत हाई होगी, अब इतना पैसा लग गया, उसके बाद उसका जो बिहेवियर है और एटीट्यूड वो चेंज हो जाता है डेफिनेटली। अब इतने साल एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ेगा, जो एक प्राइवेट है ना, वो प्रमोट करेगा कि मैक्सिमम बेनिफिट कि कैसे पेशेंट से करना है, उनकी प्रैक्टिसेस भी वैसी ही रहेंगी अगर वो जहाँ पे करेगा। तो अल्टीमेटली जो चेंज हो जाता है, और वो आपका रूरल एरिया के अंदर काम करना नहीं करेगा, है ना, बहुत ही रेयर चांस है, और वो प्राइवेट के लिए ही जाएगा। अब जब इतना कुछ प्राइवेटाइजेशन के लिए हो गया, तो फिर पुअर पीपल के लिए, लोगों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं बचा, है ना, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे आपको इतने फिर डॉक्टर अच्छे मिलेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली जो गरीब लोगों को ही नुकसान होगा, ये आर्टिकल अपना बोल रहा है, ठीक है, वही है।
कि नीति आयोग ने प्रपोजल है अलाउइंग प्राइवेट एंटाइटीज टू टेक ओवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर दो आप टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, 150 सीट वगैरह एलोकेट कर देते हैं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर इन मेडिकलेशन, ये भी इनकरेज किया, ठीक है जी, करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपका गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट हो, ये मेजर इशू है, ठीक है जी। उसके बाद ये कैसे ट्रीट करते हैं जो मेडिकल एजुकेशन एज ए बिजनेस, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो रूरल एरिया के लिए मोटिवेशन जो ख़त्म हो जाती है ना, वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली इसके अंदर, ठीक है। पास्ट के अंदर भी गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कि ये बहुत सारे गरीब लोगों को भी कैटर करेगा, है ना, लेकिन ये इफेक्टिवनेस बहुत इसकी लिमिटेड रही थी, ठीक है। और रूरल एरिया के अंदर ये आप खोलेंगे नहीं इतना, है ना, प्राइवेट वाला, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। अगेन उसने बोला है कि मेडिकल एजुकेशन इज़ अ पब्लिक गुड, ठीक है जी। नए मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि स्टूडेंट का नंबर इनटेक ज़्यादा हो। अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बोला कि जो फाइनल ईयर के अंदर एमबीबीएस स्टूडेंट है उनको हम कोविड की ड्यूटीज़ लगाएंगे। ये इशू इतना आ गया है ना, तो इशू आया क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है, मेडिकल स्टाफ की कमी है। तो ये अब आगे आपको बहुत सारे हॉस्पिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। आउटरीच एंड ओवररीच के बारे में बात की है। जुडिशियल, बेसिकली जुडिशरी बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर जाती है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हाँ 3 ऑर्गन है हमारे पास, लेजिस्लेटिव है, देन एग्जेक्टिव है, देन जुडिशरी है। यहाँ पे पार्लियामेंट आती है ना, अपनी पार्लियामेंट, यहाँ पे आपका पीएम आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गई, यहाँ पे जुडिशरी है, ठीक है जी। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है? एक्ट को बनाना, है ना, बहुत सारे लॉज को बनाना, ये इम्प्लीमेंट करती है उन पॉलिसीज़ को। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, वो जैसे अभी रिसेंटली आपका ये हुआ, ये वाला ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स बना दी, ठीक है। ये काम किसका था? इसका था, लेकिन काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसको बोल रहे हैं कि भाई आप जुडिशियल ओवर रीच कर रहे हो। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है एक एक्टिविज्म, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जब भी हमारे जैसे कोई राइट वायलेट हुआ, उसको जुडिशरी अपहोल्ड करती है कि भाई आपने इस राइट को वायलेट नहीं करना। जैसे एक फेमस एग्जांपल है केशव नंदा भारती केस इसके अंदर कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट को कि आप ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर उसकी वो चेंज नहीं करनी, है ना। तो एक्टिविज्म है, इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, कि भाई जब जुडिशरी अब एक राइट्स को, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, पर कभी कभी जुडिशरी थोड़ा सा इमोशनल होके इस एक्टिविज्म, अगर मैं ये बोलूँ ये जुडिशरी है, ये इसकी एक लाइन है एक्टिविज्म की कि इतना आपने करना है ना, जैसे, लेकिन कभी कभी इमोशनल सा थोड़ी सी हो जाती है और ये एक्टिविज्म को क्रॉस कर लेती है। इसको बोलते हैं जुडिशरी ओवर रीच, ठीक है जी। जुडिशरी एडवेंचरिज्म भी बोलते हैं। ओवर रीच है कि अपनी लिमिट को क्रॉस कर गई। जैसे यहाँ पे है केस क्या है कि भाई आपने मेडिकल ऑक्सीजन कितनी एलोकेट करनी है। जैसे इवन अपना जो फार्मर आपका इशू था, वहाँ पे भी एक कमेटी बनाई गई है ना, तो वो काम इसका नहीं है जुडिशरी का। तो जुडिशरी का एक्टिविज्म तक का काम है, लेकिन उसको क्रॉस करके अब ये एग्जेक्टिव के, है ना, डोमेन के अंदर घुस रही है। इसको बोलते हैं जुडिशरी ओवररीच, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दिवाली के ऊपर आप पटाखे नहीं चलाओगे, पोल्यूशन होता है। वो काम किसका है? वो तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वो काम कौन कर रही है? जुडिशरी। दैट इज़ कॉल्ड जुडिशरी ओवररीच। तो बड़ी थिन लाइन है एक्टिविज्म और ओवररीच के अंदर, और इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी यही कुछ बोला गया कि जैसे बहुत सारे आपने देखा कोर्ट डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई नहीं हुआ तो फांसी पे लटका देंगे, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ये वो सारा काम वो मतलब खुद कर रहे हैं। ऑल दो जुडिशरी भी बात अपनी तरफ से ठीक है कि जब गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही तो एटलीस्ट जुडिशरी तो आगे आई, तभी थोड़ा सा गवर्नमेंट हरकत के अंदर आई है, ठीक है। कंसर्न है जुडिशरी एनक्रोचिंग इन द एग्जेक्टिव डोमेन, ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला है कि ये कोई ओवर रीच नहीं है खास, ठीक है। यहाँ पे हमने
अपना सिर्फ एग्जेक्टिव का रोल है जो उसको क्लैरिफाई किया कि आपका क्या रोल है। अगर बताना ही है तो ठीक है, बहुत मैंने ऑलरेडी बताया कि थिन लाइन होती है और ये कन्फ्लिक्ट के अंदर आपका हर बार रहता ही रहता है। ठीक है जी, ओके। अब पास्ट एक्सपीरियंस की बात की गई है कि भाई आपका जब ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने बाकी कंट्रियों की भी हेल्प मांगी है ना। बाद में हमें लगा कि यार अपने लोगों को जो भी फूड शॉर्टेज है वो हमें खुद ख़त्म करनी पड़ेगी, और हमने बड़ा सक्सेसफुली ख़त्म किया। अब बोलता है कि अब भी टाइम है, हमारे पास हेल्थ सेक्टर भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा है ना स्क्रैम्बल हो गया है, तो हमें हमारे पास, लेकिन अगर हम उस टाइम पे बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन और अब की बात करें तो अभी हमारे पास बेटर पोजीशन पे हैं हम एज़ कम्पेयर टू जब ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम आया था 1960s के अंदर। अभी कैसे थोड़ा सा अच्छी कंडीशन के ऊपर हैं कि भाई हमारे पास एक तो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आपको अगर वैक्सीन चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए है ना, आप बहुत लार्ज स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। लेकिन उस टाइम के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर तो हमारे पास इतना था ही नहीं, है ना, कि वहाँ पे हम बहुत सारा वैरायटीज़ आई, उसके बाद हमने जो हाई यील्डिंग वैरायटी फिर हमने काम किया स्टार्ट। ठीक है, दूसरा कि हमारे पास अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत पड़ा है, तो आप को इंपोर्ट करना तो कर सकते हो, लेकिन उस टाइम के ऊपर हम इंपोर्ट भी नहीं इतना कर सकते थे, है ना, हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं था। तो इसलिए ये आर्टिकल बोल रहा है कि अब आप बेटर पोजीशन के ऊपर हो, तो चाहिए क्या कि एटलीस्ट पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो वहीं पे लेसन क्या है उसके अंदर, इंडस्ट्रियल मसल मैंने बता दिया आपको, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है, फॉरेन एक्सचेंज ये हमारे पास है। ठीक है, देन हेल्थ स्पेंडिंग, इंटरस्टेट वेरिएशन, ये बोलता है हेल्थ स्पेंडिंग के अंदर कि जो इंटरस्टेट वेरिएशन है हमारी इंडिया के अंदर है ना, डेथ रेट की, कि आप देखोगे किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा डेथ रेट है, किसी के अंदर कम है, ये शो करता है कि हर पर्टिकुलर स्टेट ने अपना हेल्थ के ऊपर कितना स्पेंड किया हुआ। दूसरा, ऑल्दो ये आर्टिकल का मानना है, लेकिन मैं ऐसी बातों को एग्जैक्टली कि यही है लिंक, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, बहुत सारे और फैक्टर हैं, जैसे पॉपुलेशन भी है, किसी कंट्री की स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसके हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर उतना इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा, पॉपुलेशन की एज क्या है ना, जितना ज़रा ओल्ड एज है या कुछ ऐसा है वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा भी देखने को मिला है हमें। ठीक है जी, स्टेट स्पेंड ओनली अराउंड 5% ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। फूड प्राइसेस ये भी अपने इंक्रीज़ हो गए क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा सप्लाई के अंदर डिस्टर्बेंस आ गई। ठीक है, ओके। डीकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। ये बोल रहा है, हमने पढ़ा तो हुआ है, आपको आता भी होगा मुझे पता है। ठीक है, हमने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट एंगल से ऑलरेडी बहुत टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आई होप कि वो बन गई होगी अभी काफ़ी। ठीक है जी, आने वाले अभी 3-4 और महीने हैं, तो प्री से पहले पहले आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन के ऊपर होगे। लेकिन काम आपको करना है रिलीजियसली, कोई भी काम करते हो उसको फॉलो करो। ठीक है, वही काम करो, एटलीस्ट आप बाकी स्टूडेंट से एक बेटर पोजीशन के ऊपर आओ एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आप यूपीएससी के ऊपर छोड़ दो, लेकिन बाकी स्टूडेंट से आपको बेटर होना पड़ेगा, तभी वहाँ पे आपका रैंक या सिलेक्शन क्वालिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बोलता है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा, अभी जो कोविड आया, कोविड के कारण हमने बोला कि हम डिजिटल के ऊपर जाएंगे। अब हमने पढ़ा भी है, ऐसा रिपोर्ट भी पड़ी हुई है ना, कि डिजिटल के ऊपर जाएंगे, कि हम आप घर में बैठ के एजुकेशन लो और ये सारा काम करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो काम हुए, एक तो जॉब के अंदर अगर आप इकॉनमी की बात करोगे तो वहाँ पे दो सेक्टर हैं, एक तो एमएसएमई है जिनके पास इतना जो वर्क फ्रॉम होम का स्कोप है नहीं। दूसरा वहाँ पे कौन लोग काम करते हैं, है ना, लो मिडिल क्लास वगैरह, है ना, ऐसे लोग काम करते हैं। या फिर इनफॉर्मल वर्किंग की अंदर बात करें, बहुत सारी माइग्रेशन हुई लेबर की, वो सारे वो काम करते हैं, वो फिज़िकली काम करते थे वहाँ पे, तो उनका तो काम ख़त्म हो गया, है ना, आपके लॉकडाउन लगा दिया, वो तो ख़त्म हो गया काम। दूसरा, वो पहले गरीब थे और पुअर हो गए। दूसरी बात, जो थोड़ा सा हाई क्लास के हैं, जहाँ पे जिनके पास पैसा वगैरह है, वो थोड़ी सी बढ़िया कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, वो भी लॉकडाउन के अंदर बंद हुई, लेकिन उनका वर्क फ्रॉम होम चल गया, है ना। अब वर्क फ्रॉम होम चल गया तो उसके बाद उनका जो जॉब भी बच गई, उनके पास पैसा भी आ गया। तो यहाँ पे जब हमने डिजिटल सर्वाइव किया कि आप कोविड है, लॉकडाउन है, आप डिजिटल के ऊपर आओ, तो डिजिटल ने जो पुअर क्लास थी
है ना, वो और उसकी पॉवर्टी को इंक्रीज़ कर दिया, है ना। तो पॉवर्टी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो नॉर्मल क्लास थी, ठीक है, बाकी उसके अंदर जो पॉवर्टी इंक्रीज इतनी हुई नहीं, तो उनको बेनिफिट हो गया इस काम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल बोलता है इनइक्वालिटी और बढ़ गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे, जैसे मान लो हेल्थ के ऊपर भी मैं बात करूँ, तो एजुकेशन के ऊपर तो डेफिनेटली हमने अभी किया भी है रिसेंटली कवर, कि एजुकेशन है वहाँ पे भी जो रूरल एरिया के वहाँ पे मोबाइल नहीं है लोगों के पास, है ना, स्मार्टफोन नहीं है, कैसे क्लासेस लगाओगे, तो नुकसान एक और हो गया उनका, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखोगे, जो अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं, जो मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास मोबाइल वगैरह सारा एक्सेस है, उनका एजुकेशन का नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पे एजुकेशन के अंदर भी इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, कि अगर आप एक साल ऐसा कर दोगे, तो जो गरीब बच्चा है वो तो एक साल इतना पढ़ा ही नहीं, तो एक साल बाद जो अमीर बच्चा है वो ज़्यादा एजुकेटेड होगा, है ना, ज़्यादा पढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू गरीब। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और इनक्वालिटी क्रिएट होगी। हेल्थ के अंदर आप देख लो, हेल्थ के अंदर भी कहता है इनक्वालिटी क्रिएट हो रही है। आप कोविन ऐप है, कोविन ऐप के ऊपर रजिस्टर करो, वैक्सीन लगाओ, कहता भी गरीब बंदे को क्या पता कोविन है ना, वो उसके पास तो मोबाइल ही नहीं है यहाँ पे रजिस्टर करे। तो यहाँ पे भी इनक्वालिटी क्रिएट होगी, ये आर्टिकल अपना बोलता है, ठीक है। एजुकेशन हेल्थ की बात की गई है। अब यहाँ पे डेटा है कुछ जो हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन प्री के लिए भी। नेशनल सैंपल सर्वे ये बोल रहा है कि 6% रूरल हाउस होल्ड और 20% अर्बन जिनके पास कंप्यूटर है। इंटरनेट फैसिलिटी कितनी है, 17% रूरल एरियाज़ के अंदर, 42% अर्बन एरिया के अंदर। उसके बाद और भी जैसे NCERT है, अजीम प्रेम जी, एसर, ओक्सफैम, ये रिपोर्ट, डिफरेंट रिपोर्ट्स इन्होंने बोला है बिटवीन 27 एंड 60% कुड नॉट एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। तो आप हमने एसर रिपोर्ट के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ाया था आपको कि कैसे कोविड के कारण जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना, मेल फीमेल, वहाँ पे जो उनका इम्पैक्ट हुआ, तो वहाँ पे देखा गया था कि जो गर्ल्स हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा हुआ उनका कोविड के कारण, और शिफ्ट हुआ है। दूसरा वहाँ पे देखा गया था हमने कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये भी हमने देखा था। और इसके अंदर भी जो मैक्सिमम है वो जो फीमेल और गर्ल्स हैं जिनका जो प्राइवेट से गवर्नमेंट शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। क्योंकि अगर मान लो 2 बच्चे हैं तो मेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे बॉय को बोलते हैं भाई अपने कि ठीक है तो अपना प्राइवेट में पढ़, अच्छी एजुकेशन ले, और गर्ल को गवर्नमेंट में भेज देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद चैलेंज ऑनलाइन एजुकेशन का चैलेंज क्या है, 25% इंडियन लिव इन सिंगल रूम। तो यहाँ पे भी अगर वहाँ पे कैसे बच्चा पढ़ेगा, है ना, एक रूम में बहुत सारे लोग अगर रहेंगे, तो वो भी गरीब के घर में होता है, तो वहाँ पे उनकी एजुकेशन और डिस्टर्ब होगी, ठीक है। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ का अराउंड 1% GDP, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट। तो जो लोग जेब से पैसा खर्चते हैं वो है 60% इन 2018। तो इतना पैसा अगर लोग जेब से खर्च रहे हैं, तो बताओ लोगों के जो पैसे के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा ना। वही पैसा वो किसी और चीज़ के अंदर लगा सकते थे जो उन्होंने हेल्थ के अंदर लगाना है। अब क्या ये प्राइवेट सेक्टर की वजह से है? ऐसा नहीं है। अगर हम US देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट अराउंड 10% है। ऑल्दो यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम जो US की बहुत तगड़ी है, ये इंश्योरेंस क्लेम लोग कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग भी है, ठीक है, वो भी चल रही है साथ साथ में, कि आपको जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए उसके लिए भी प्राइसेस कैसे बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी हो रही है। डिजिटल सोल्यूशन क्रिएट एडिशनल ब्यूरोक्रेसी, मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे कोविन ऐप है ना, वहाँ पे आपको कोई रजिस्टर नहीं कर रहा, लोग पैसे ले लेकर रजिस्टर कर रहे हैं इसमें भी, ओके। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है डिजिटल ID लेके आओ, हेल्थ ID, है ना, कि भाई हम सभी को रजिस्टर करेंगे, आपको कोविन से रजिस्टर करवा रहे हैं, आपको आरोग्य सेतु से रजिस्टर करवा रहे हैं। एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट चाहती है कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन जाए हमें, जिसके अंदर लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सारा हमारे पास आ जाए, ताकि वो हम यूज़ कर सकें नेशन के लिए। और अपना इवन उस बंदे का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्टर को पास बाद में जाएगी, तो वहाँ पे उसको फिजिकली कुछ लेके नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पे रिस्क बहुत है कि गवर्नमेंट उसका जो सीक्रेट डेटा है, लोगों का प्राइवेसी इशू आ जाएगा इसके। अगर हम और इसका सोल्यूशन देखें तो वो है डिजिटल स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज। जैसे स्मार्ट कार्ड है, उसके अंदर बंदे की इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको फिजिकल, जैसे आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर की, स्मार्ट कार्ड के अंदर होगी, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पे डॉक्टर सीधा एक्सेस कर लेगा। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर नहीं होगी, आपके पास ही रहेगी, जैसा फ्रांस और ताइवान के अंदर है। तो ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया के अंदर, जहाँ पे कोई लॉ भी नहीं है आपका जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है जी। तो यही इसके अंदर बोला गया है हेल्थ ID डेटाबेस वाला।
ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक हेल्थ सर्विसेज, है ना, तो ये इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर आप आरोग्य सेतु है, जैसे आधार है, उसके बाद डिजिटल हेल्थ आईडी है, ये कुछ खास इंप्रूव करने वाली नहीं चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है, ये एक हम बस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना तो लोगों को पड़ेगा, है ना, कि वो क्या वैसे इम्प्लीमेंट होती है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अनलेस लॉ अगेंस्ट मेडिकल माल प्रैक्टिसेस जो भी होती हैं, जैसे आपने देखा कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा किडनियाँ निकालने लगे लोगों की, है ना, ये भी रिकॉर्ड पकड़े गए। तो ऐसी माल प्रैक्टिसेस भाई टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, आपने किसी ऐप पे रजिस्टर किया, हॉस्पिटल के अंदर बेड मिल गया, उसके बाद आपकी किडनी निकाल ली, तो वो ऐप किडनी को क्या करेगी, है ना। तो टेक्नोलॉजी ठीक है, टेक्नोलॉजी एक पॉइंट तक आती है, लेकिन आपको जो पॉलिटिकल विल है, उसको जो भी लॉज हैं, उसको जो अपने रेगुलेट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो तो काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्राइम ऑफ एनफोर्स्ड डिस अपीयरेंस मस्ट एंड, तो ये आर्टिकल के अंदर हमें इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक प्री का इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। वो ये बोल रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो डिसअपीयर हो रही हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है और बाद में वो मिल ही नहीं रहे, ठीक है। ये म्यांमार के अंदर भी देखा गया, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे जो म्यांमार अभी मिलिट्री ने ओवरटेक किया है वहाँ पे, तो यहाँ पे UN वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स्ड और इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस WGEID, ठीक है, ये इसके अंदर काम करता है, ये हमारे लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब चाइना के अंदर भी हमने देखा हुआ है, ठीक है, उइगर माइनॉरिटी जो है, ठीक है, जो जिनजियांग रीजन के अंदर है, यहाँ पे भी इनके साथ भी वैसे ही हो रहा है, इनको लेके जाया जा रहा है भी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर के बाद में उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती वो कहाँ हैं लोग, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये श्रीलंका के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। तो ये तीनों आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, पाकिस्तान बांग्लादेश, क्योंकि ये वाली एग्जाम्पल हमें याद एग्ज़ाम के अंदर आपको कोड करनी है, जब वो बोलेगा इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारे नेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इंडिया के अंदर भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो अगर आप देखो बांग्लादेश के अंदर भी यही है, म्यांमार के अंदर भी ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई आपकी बहुत सारे लोग भी जो माइनॉरिटी के साथ इश्यूज़ हैं, श्रीलंका के साथ भी चल रहे हैं, है ना, वहाँ पे भी। तो बस आपने एग्जाम्पल कोड करनी है इसके अंदर, मेंस के अंदर, तो यहाँ पे ऐसा आपको और कुछ इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनफोर्स डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है, ये है डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी, कि आपने किसी को एक जगह से, है ना, बाय फोर्स लेके गए हो, तो वो उसकी लिबर्टी आप ख़त्म कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारे जैसे ऑफिशियल्स हैं, वो गवर्नमेंट के एक्ट के ऊपर ऑफिशियल्स आते हैं, उसको ले जाते हैं, वो गवर्नमेंट के अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो गवर्नमेंटली इनडायरेक्टली ऑफिशियल के थ्रू ये काम करवा रही है, ठीक है। देन उसके बाद रिफ्यूज़ल टू डिस्क्लोज द फेट ऑफ वेयर अबाउट, तीसरा काम यहाँ पे ये होता है। पहला काम अगर आप देखोगे, पहला काम क्या है कि उसकी लिबर्टी गई, है ना, लोगों को अरेस्ट कर लिया है, कुछ ऐसा कर लिया। दूसरा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल ये काम करवाते हैं। तीसरा कि यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन बाद में डिस्क्लोज नहीं करवाई जाती कि कहाँ गए हैं वो, ठीक है। ये काम तीन मेजर होते हैं, ठीक है। अब ये वाला प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन एंड एनफोर्स डिसअपीयरेंस, ठीक है, ये डिक्लेरेशन हुई। तो ये डिक्लेरेशन के अंदर वर्किंग ग्रुप बनाएगा जो इसके लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत कम कंट्री है इसने रेटिफाई किया है, ठीक है। एशियन के अंदर भी बहुत सारी कम कंट्री हैं जिन्होंने रेटिफाई किया। अगर हम बात करें ईस्ट एशिया स्टेट्स के अंदर, तो यहाँ पे कंबोडिया, देन अपना उसके बाद जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, तो ये इन्होंने इसके अंदर किया थोड़ी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो रेटिफिकेशन है वो कन्वेंशन का नाम हमने पढ़ना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी अडॉप्टेड द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड पर्सन फ्रॉम एनफोर्स डिसअपीयरेंस। तो पहले मैंने वो जो बोला था वो स्लाइड स्किप होके इधर आ गई थी, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पे एनफोर्स डिसअपीयरेंस नाम याद रख लेना, बस इतना आपको पता होना चाहिए, प्री के अंदर ही काम आएगा, क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा है, मुझे नहीं याद होगा, है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इसके अंदर मेंबर बहुत कम है, ठीक है। ईस्ट एशियन नेशन के अंदर कंबोडिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, इन्होंने रेटिफाई किया। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपना ये वाला इंडिया है,
साइंड बट नॉट रेटिफाइड, ठीक है जी। तो यहाँ पे श्रीलंका ने रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने इसकी थोड़ी सी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एशियन कंट्रीज़, अब इसको एशियन कंट्रीज़ को अपने डोमेस्टिक लॉज जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर इसको कम करना है, ठीक है। एज सच ये एक जनरल सा मैं बोलूँगा एडिटोरियल इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पास एक दो पॉइंट थे वो हमने करने थे। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 70 to 80% जो कोविड से रिलेटेड है ना, अफेक्टेड है, ठीक है, विदाउट मैनी साइड इफेक्ट, उनके अंदर कुछ आता नहीं, लेकिन 20 से 30% ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब ये नई वरी है, फंगस है, इन्फेक्शन है, ठीक है जी। तो फंजाई का नाम क्या था? म्यूकोरमाइसिटिस। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये अभी लास्ट वीक के अंदर DND के अंदर कवर किया है इसको। अब ये जो लोगों की वीक कम्युनिटी है उनको अटैक करता है। एक तो यह अटैक का जो रूट है दैट इज राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, यहाँ पे आपका जो आई को इम्पैक्ट करता है, ऑर्बिट को पूरे, ठीक है, और आई निकालनी पड़ती है। उसके बाद दूसरा है ये लंग्स को अटैक करता है, ठीक है जी। दो चीज़ें को जो मेजर अटैक इसका है। उसके अलावा यहाँ पे क्यों रीज़न है हमने ऑलरेडी ये भी किया हुआ है। एक तो स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दूसरा जो डायबिटीज़ पेशेंट को तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो ये स्टीरॉयड का भी बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होगा इसके अंदर। जिनकी डायबिटीज़ है उसको इंसुलिन वगैरह दे के डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। तीसरा जो ऑक्सीजन लगती है वहाँ पे कहीं वाटर ना अपने लंग्स के अंदर चला जाए, ह्यूमिडिटी ना चली जाए, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ पे आपकी फंगस जनरेट हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो नई एक 3 महीने की सीरीज़ इसके अंदर। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।